हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी की शुरुआत में सबसे पहले हम हमारी हीरोइन डू शाओसू को देखते हैं, जो एक यंग जर्नलिस्ट है। यह लड़की एकदम बिंदास और जिद्दी भी है। सुबह सुबह जब डू शाओसू गहरी नींद में सो रही होती है, तभी उसके फोन की घंटी बजती है। फिर उसकी दोस्त जू सिकी ने उसे उठाया और बोला, डू शाओसू उठो, तुम्हारे बॉस मिस्टर मो का फोन आया है। बॉस का नाम सुनते ही डू शाओसू तुरंत उठ जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि आज उसे यान जिंगजिंग का इंटरव्यू लेना है, जो कि उसके करियर के लिए बहुत जरूरी है। फोन कॉल के दौरान मिस्टर मो ने उसे कहा, टाइम देखो कितने बज रहे हैं और तुम अभी सो रही हो। अगर तुम 9:45 से पहले एयरपोर्ट नहीं पहुंची और जिंगजिंग का इंटरव्यू नहीं ले पाई तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ये सुनकर डू शाओसू घबरा गई और सुपर वुमन की स्पीड में तैयार होने लगी। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे दो और हैंडसम कैरेक्टर्स की। बोले तो हमारे हीरो की ले यूजेंग और शाओ जनरोंग। ले यूजेंग एक बिजनेसमैन और एकदम डिसिप्लिन्ड, मेहनती और खुद को साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सुबह सुबह उठता है और अपने काम पर लग जाता है, लेकिन उसकी लाइफ में प्यार की कमी है। वो हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता और अपने कामों में डूबा रहता, और यही उसकी पहचान है। शाओ जनरोंग ये लड़का थोड़ा मस्त मौला टाइप है, मजाकिया, हंसमुख और लाइफ को एंजॉय करने वाला, लेकिन काम के मामले में भी ये किसी से कम नहीं है। ये दोनों दोस्त सुबह सुबह की ताजी हवा का मजा ले रहे थे। ले यूजेंग अपनी कार चला रहा था और शाओ जनरोंग मोटरसाइकिल पर था। दोनों बातचीत कर रहे थे। शाओ जनरोंग ने ले यूजेंग से पूछा कि क्या वो रोज सुबह इतनी जल्दी उठता है, जिसके जवाब में ले यूजेंग ने कहा कि क्या उसने कभी सुबह 4 बजे का सूरज देखा है। वो कहता है कि वो हर दिन सुबह 4 बजे उठकर सूरज को उगते हुए देखता है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को लेकर अच्छा सोच रखना चाहता हूँ। फिर दोनों ने तलवारबाजी की शुरुआत की। शाओ जनरोंग ने जल्दी अटैक किया और डिफेंसिव स्टांस में था, लेकिन वो हार गया क्योंकि वो ज्यादा जल्दी कर गया। बाद में ले यूजेंग ने पूछा कि क्या शाओ जनरोंग को उसकी माँ ने फिर से ब्लाइंड डेट पर भेजा था। शाओ जनरोंग ने हाँ कहा और बताया कि जब वो लड़की से मिला तो उसने सीधा शादी और सर्टिफिकेट की बात की कि कब हम शादी कर रहे हैं और सर्टिफिकेट कब बनवाएंगे। फिर ले यूजेंग ने मजाक में कहा कि शाओ जनरोंग की पसंद बहुत ऊंची है, पता नहीं किससे प्यार होगा तुम्हें। फिर ले यूजेंग ने बोला, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत आकर्षक डॉक्टर हो। पर शाओ जनरोंग ने जवाब दिया, मजाक उड़ाना बंद करो मेरा। उसके बाद दोनों अपने अपने कामों के लिए रेडी होते हैं। यार दोनों क्या मस्त दिखते हैं। फिर हम देखते हैं कि डू शाओसू ने अपनी दोस्त जू सिकी से कहा कि वो उसे एयरपोर्ट ले जाए। जंग जिंगजिंग भी एयरपोर्ट से निकल रही थी और वो खुश थी जब उसे पता चला कि ले यूजेंग भी आ रहा है। डू शाओसू समय पर एयरपोर्ट पहुंच गई, जहां रिपोर्टर बी ने उसके लिए एक अच्छी जगह रिजर्व करके रखी थी। जब मिस्टर मो ने फोन किया, उसने डू शाओसू को रिपोर्टर बी से दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जंग जिंगजिंग को कोई और मीडिया हाउस कवर करे। मिस्टर मो ने फिर से धमकी दी कि अगर इंटरव्यू नहीं मिला तो वो इस्तीफा दे देगा। डू शाओसू ने वादा किया कि वो इंटरव्यू लेकर ही आएगी और मिस्टर मो को अच्छी खबर सुनाएगी। फिर डू शाओसू ने कैमरा उठाया और एम्प्लॉय चैनल की तरफ दौड़ गई, लेकिन रास्ते में उसका टकराव ले यूजेंग से हो गया। उसने जल्दी से माफी मांगी और जब ले यूजेंग ने उससे कहा कि क्या तुम ठीक हो, तो उसकी आवाज सुनकर वो बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ गई। लेकिन ले यूजेंग को डू शाओसू की आवाज सुनकर एक लड़की याद आ गई जिसे उसने एक बार बारिश में बचाया था, और वो सोचने लगा कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं है। डू शाओसू पार्किंग लॉट पहुंची, जहां उसने देखा कि जंग जिंगजिंग की कार जा रही थी। उसकी दोस्त जू सिकी अभी भी वहां थी, तो डू शाओसू जल्दी से कार में बैठी। तभी रिपोर्टर बी भी उसका पीछा करते हुए कार में आ गया। डू शाओसू ने रिपोर्टर बी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उतर जाओ मेरी गाड़ी से। फिर रिपोर्टर बी ने कहा, कार आगे बढ़ाओ, नहीं तो जिंगजिंग का इंटरव्यू नहीं ले पाओगी। फिर डू शाओसू ने जू सिकी से कहा कि वो जंग जिंगजिंग की कार का पीछा करे। ये देखकर जंग जिंगजिंग के ड्राइवर ने भी स्पीड बढ़ा दी। इसी बीच ले यूजेंग को बताया गया कि चेयरमैन के साथ कुछ गड़बड़ हुई है और वो तुरंत अस्पताल पहुंच गया, जहां उसने अपने पिता को अस्पताल के बिस्तर पर लेटे देखा। उसके जहन में उनका पहले का झगड़ा याद आ गया। उस समय शाओ जनरोंग ने आकर उसे तसल्ली दी कि उसके पिता अब ठीक हैं। फिर असिस्टेंट ने बताया कि जंग जिंगजिंग का एक्सीडेंट हो गया है और शाओ जनरोंग को भी डायरेक्टर ने बुलाया। फिर हम देखते हैं कि अस्पताल में जंग जिंगजिंग को लेकर आए और रिपोर्टर्स भी तस्वीर लेने के लिए पहुंच गए। शाओ जनरोंग ने जंग जिंगजिंग की सर्जरी की जिम्मेदारी ले ली और डू शाओसू भी इमरजेंसी बेड पर होश में आ गई। मिस्टर मो ने फोन करके पूछा कि डू शाओसू ने इंटरव्यू क्यों नहीं लिया
और ये कार एक्सीडेंट कैसे हुआ? थोड़ी देर पहले डू शाओसू ने जंग जिंगजिंग की कार का पीछा किया था, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली एक्सीडेंट हुआ था। मिस्टर मो गुस्से में फोन रख देता है और उससे कहता है कि वो जंग जिंगजिंग का इंटरव्यू लेकर आए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी चिंतित थे, क्योंकि जंग जिंगजिंग के एक्सीडेंट की वजह से मॉन्स्टर स्लेयर मूवी की शूटिंग डिले हो गई थी। ले यूजेंग समय पर पहुंच गया और बताया कि वो यूतियन के सभी कामों की जिम्मेदारी लेगा और कहा कि मूवी मॉन्स्टर स्लेयर जरूर बनेगी, लेकिन हीरोइन को बदलना पड़ेगा। मिस्टर जी ने इस फैसले से असहमति जताई, लेकिन ले यूजेंग ने उसे एक फाइल दी। फाइल देखते ही मिस्टर जी ने रिजाइन कर दिया और ले यूजेंग ने उसका रिजाइन स्वीकार कर लिया। ले यूजेंग ने ये तय किया कि वो अपने पिता के बिजनेस यूतियन को संभालेगा और आगे बढ़ाएगा। डू शाओसू एक नूडल शॉप गई और देखा कि सामने शाओ जनरोंग नूडल्स खा रहा था। उसे देखकर उसने भी वही ऑर्डर किया, क्योंकि वो नूडल्स देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। शाओ जनरोंग ने भी डू शाओसू को देखा और उसके बिखरे हुए चेहरे को देखकर थोड़ा हैरान हो गया। मिस्टर मो लगातार डू शाओसू को जंग जिंगजिंग का इंटरव्यू लेने के लिए प्रेशराइज कर रहा था। डू शाओसू ने 2 बाउल नूडल्स ऑन ऑर्डर किए, लेकिन उसने थोड़ा सा खाकर ही नूडल्स छोड़ दिए। वो वापस चल पड़ी और रास्ते में उसे अपना फोन नहीं मिला। वो इसे शॉप में ही भूल आई थी। फिर जैसे ही वो वापस मुड़ने लगी, उसकी टकराव शाओ जनरोंग से हो गई। शाओ जनरोंग ने उसका फोन वापस करने के लिए दिया। फिर कुछ कदम चलने के बाद एक गाड़ी ने डू शाओसू को टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन शाओ जनरोंग ने उसे बचा लिया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और शाओ जनरोंग ने कहा कि डू शाओसू का अपना ध्यान रखना चाहिए। उधर अस्पताल में रिपोर्टर्स मौका देखकर तस्वीर लेने का इंतजार कर रहे थे। रिपोर्टर बी ने अपने सहयोगियों को गुमराह किया कि इंस्पेक्टर आ गया है, और फिर उसने डू शाओसू को बताया कि जंग जिंगजिंग आईसीयू में नहीं है, उसे तीसरी मंजिल पर शिफ्ट किया गया है। डू शाओसू को शक हुआ कि रिपोर्टर बी का इरादा ठीक नहीं है। रिपोर्टर बी ने कहा कि वो उसकी मदद करने आया है। ले यूजेंग ने स्लैशिंग मॉन्स्टर्स फिल्म के लिए नई हीरोइन की तलाश शुरू कर दी। उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को शू यू कांटेक्ट करने के लिए बोला, जो उससे मिलना चाहती थी। ले यूजेंग ने इस बात को मंजूर कर लिया। कंपेटिटर कंपनी को ले यूजेंग के हीरोइन बदलने के बारे में पता चला और उन्होंने युतियन को एक मुश्किल प्रोजेक्ट देने का फैसला किया ताकि वे उन्हें मुसीबत में डाल सकें। डू शाओसू ने जंग जिंगजिंग के वार्ड में घुसने की कोशिश नहीं छोड़ी। वह तीसरे मंजिल पर चढ़कर खिड़की से तस्वीर लेने लगी। तभी शाओ जनरोंग वहां आया और तस्वीर उसकी खींची गई। डू शाओसू ने उसे देखा और सोचा कि वह पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। एक पल के लिए वह खो गई थी। शाओ जनरोंग ने उसे देखा और जब वह गिरने वाली थी तो उसने उसे बचा लिया। जब शाओ जनरोंग ने डू शाओसू को खिड़की से बचाया, तब दोनों एक दूसरे पर गिर गए। फिर शाओ जनरोंग ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी मेरे ऊपर से उतरो। डू शाओसू उसके ऊपर गिर गई थी और फिर वह जल्दी से उठकर शाओ जनरोंग के ऊपर बैठ गई। ये देख एक नर्स जो वहीं पास में थी गलत फहमी में पड़ गई कि ये लोग क्या कर रहे हैं और उदास होकर वहां से चली गई। शाओ जनरोंग को लगा कि डू शाओसू की नीयत ठीक नहीं है, तो उसने उससे सवाल करना शुरू किया कि वह कौन है और वहां क्या कर रही है। डू शाओसू ने अपना सच बताया कि वह एक रिपोर्टर है जो जंग जिंगजिंग का इंटरव्यू लेना चाहती है। उसने शाओ जनरोंग से दया की भीख मांगी और कहा कि वह सिर्फ एक तस्वीर लेना चाहती है, लेकिन शाओ जनरोंग ने मना कर दिया और कहा कि वह मरीज की प्राइवेसी को तोड़ नहीं सकता। डू शाओसू ने शाओ जनरोंग को धमकाया कि अगर उसने उसे शूट करने नहीं दिया वह किसी तरीके से उसे फंसाएगी। डू शाओसू ने इस बार अपना प्लान बदला और शाओ जनरोंग को समझाने लगी कि उसे सिर्फ एक तस्वीर लेनी है और वह जल्द ही वापस चली जाएगी। शाओ जनरोंग ने उसे एक मौका दिया, लेकिन उसने उसे सख्ती से देखा और निगरानी की। डू शाओसू एक बड़े दिलचस्पी के साथ शाओ जनरोंग के पास जाती है और एक तरह से उसे वार्निंग देने की कोशिश करती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंच सकता है। वो बोलती है, मैं सबको बता दूंगी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, लेकिन शाओ जनरोंग उसकी एक बात भी नहीं मानी और मजबूर होकर डू शाओसू को पीछे हटना पड़ता है। यहाँ शाओ जनरोंग और ले यूजेंग के बीच फेंसिंग का मुकाबला होता है, जो कि 5 मिनट का होता है। हालांकि दोनों यह मुकाबला हार जाते हैं। मुकाबले के बाद ले यूजेंग शाओ जनरोंग को कहता है कि जंग जिंगजिंग की चोट का सबसे अच्छा इलाज होना चाहिए और वह इसका खर्चा खुद उठाएगा। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है और कंपनी के शेयर होल्डर इस पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए ले यूजेंग हीरोइन को बदलने का फैसला करता है और शाओ जनरोंग बोलता है कि भाई ये तो बहुत रिस्की है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन डू शाओसू अस्पताल में शाओ जनरोंग के लिए कॉफी लेकर आती है।
वह उसके लिए कई तरह के फ्लेवर की कॉफी लाती है और शाओ जनरोंग उसे मना नहीं कर पाता। उसके आसपास के लोग भी इस बात से जलन महसूस करते हैं। हालांकि डू शाओसू बाहर से दिखाती है कि वह सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा कर रही है, इसीलिए उसके लिए कॉफी लेकर आई है, लेकिन यह सब वह जंग जिंगजिंग के काम के लिए कर रही होती है। लेकिन शाओ जनरोंग उसका ऑफर ठुकरा देता है। उसके साथ ही मजाक में शाओ जनरोंग और डू शाओसू के रिश्ते के बारे में बात करने लगते हैं। बोलते हैं कि शाओ जनरोंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यूट है। डू शाओसू भी दिखावे में उनके साथ प्यार से पेश आती है और बाकी की कॉफी सबको बांटकर वहां से चली जाती है। फैनलू ले युजेंग से मिलने आती है। ले युजेंग उसे कहता है कि वह काम खत्म होने के बाद उसके साथ समय बिताएगा। ले युजेंग जानबूझकर अपने काम में लगा रहता है, जिससे फैनलू इंतजार करते करते थक जाती है और ले युजेंग से कहती है कि वे पहले अपना काम पूरा कर ले। फैनलू के इस रिएक्शन से ले युजेंग अंदर ही अंदर खुश होता है और तुरंत अपने असिस्टेंट को फैनलू को विदा करने के लिए कहता है और बोलता है कि आज मुझे बहुत काम है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ले युजेंग और शाओ जनरोंग कार में एक साथ सफर करते हुए बात करते हैं। शाओ जनरोंग कहता है कि डू शाओसू बहुत खुश लग रही थी। ले युजेंग पहले ही समझ चुका था कि शाओ जनरोंग डू शाओसू से प्यार करने लगा है। शाओ जनरोंग इस बात से काफी घबराया हुआ है और उसने यह बात पूरी तरह से नकार दी और बोलता है, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हम बस अभी अभी मिले हैं। इस पर ले युजेंग कहता है कि वह लड़की बहुत खुशकिस्मत है। वह ये भी कहता है कि अगर वह लड़की अच्छी नहीं हुई तो मैं तुमको नहीं करने दूंगा। डू शाओसू अस्पताल की कैफेटेरिया में बैठी हुई है और नसों के साथ हंसी मजाक कर रही है, जिससे नसें बहुत खुश हो जाती हैं। इसी बीच शाओ जनरोंग कैफेटेरिया में डिनर करने आता है। जैसे ही डू शाओसू उसे देखती है, वह पहल करते हुए उसे हेलो कहती है। शाओ जनरोंग थोड़ा झिझकता है और वहां से जाने की सोचता है, लेकिन डू शाओसू हंसते हुए कहती है कि उसे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब वह हैंडसम लड़कों को देखती है। प्रेसिडेंट मो का फोन आता है और वह डू शाओसू को बताता है कि फिल्म की हीरोइन को बदलने का फैसला किया गया है। वह डू शाओसू से कहता है कि वह जंग जिंगजिंग से संपर्क करे और उसका इंटरव्यू लेकर सच जानने की कोशिश करे। इसी दौरान नर्सें हड़बड़ी में बाहर की तरफ भागती हैं। उन्हें पता चलता है कि एक बस का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें कई बच्चे घायल हो गए हैं। शाओ जनरोंग एक बच्ची की जांच करता है जिसे आंतरिक चोटें आई हैं और जिसे RH नेगेटिव AB ब्लड की जरूरत है। यह सुनकर डू शाओसू तुरंत आगे बढ़कर अपना खून देने के लिए बोलती है। खून दान करते समय अचानक डू शाओसू बेहोश हो जाती है और सीधे शाओ जनरोंग की बाहों में गिर जाती है। जब डू शाओसू होश में आती है तो शाओ जनरोंग उसे मजाक में चिढ़ाता है और पूछता है कि उसने नाश्ता क्यों नहीं किया। डू शाओसू कहती है कि वह काम में बिजी थी, इसलिए नहीं खा पाई। इसके बाद शाओ जनरोंग उसके लिए तले हुए बन लेकर आता है। खाते खाते तले हुए बन का टुकड़ा डू शाओसू के होठों पर लग जाता है। शाओ जनरोंग उसे साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन डू शाओसू जल्दी से हट जाती है। शाओ जनरोंग खुशी से उसे खाते हुए देखता है और मुस्कुराता है। डू शाओसू शाओ जनरोंग को बताती है कि अगर उसने उस दिन एयरपोर्ट पर जंग जिंगजिंग का पीछा नहीं किया होता तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता। अब जबकि मॉन्स्टर किलर फिल्म की हीरोइन को बदलना चाहता है, डू शाओसू को बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है। इस पर शाओ जनरोंग उसे दिलासा देता है और कहता है कि वह आराम करे और इस बारे में ज्यादा न सोचे। जंग जिंगजिंग ने अस्पताल में पत्रकारों को बुलाया और जैसे ही उसके बॉडीगार्ड सो गए, वह अस्पताल से बाहर भाग गई। डू शाओसू जब जंग जिंगजिंग के कमरे में पहुंचती है तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। उसी समय शाओ जनरोंग भी जंग जिंगजिंग के वार्ड में आता है। नर्स उसे बताती है कि जंग जिंगजिंग इमारत से कूदने वाली है। यह सुनकर शाओ जनरोंग और डू शाओसू दोनों जल्दी से सीढ़ियों से छठी मंजिल की तरफ भागते हैं। जैसे ही वे छठी मंजिल पर पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि फायर ट्रक और पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो भी पहुंच चुके हैं। नीचे रिपोर्टर तस्वीरें लेने की जल्दी में हैं और ले युजेंग को भी जानकारी मिलती है कि जंग जिंगजिंग इमारत से कूदने वाली है। शाओ जनरोंग और डू शाओसू उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं मानती। फिर वे दोनों धीरे धीरे जंग जिंगजिंग के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। शाओ जनरोंग और डू शाओसू बाईं और दाईं ओर से जंग जिंगजिंग के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी बीच मिस्टर मो का फोन डू शाओसू के पास आता है और फोन की रिंगटोन जंग जिंगजिंग का ध्यान खींच लेता है। इस मौके का फायदा उठाकर शाओ जनरोंग तेजी से आगे बढ़कर जंग जिंगजिंग को रेलिंग के अंदर खींच लेता है, लेकिन इसी दौरान शाओ जनरोंग खुद अपना संतुलन खो देता है और गिरने लगता है। सौभाग्य से डू शाओसू उसे पकड़ लेती है, लेकिन वह उसे खींचने के लिए उतनी मजबूत नहीं होती और दोनों छठी मंजिल से एयर कुशन पर गिर जाते हैं। फिर दोनों एयर कुशन पर सुरक्षित रहते हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आती।
रिपोर्टर तुरंत उनका इंटरव्यू लेने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन शाओ जनरोंग डू शाओसू का हाथ पकड़कर उसे वहां से भागने के लिए कहता है। दोनों हाथ में हाथ डाले हॉस्पिटल से बाहर की ओर भागते हैं, मीडिया की भीड़ को छोड़ते हुए। शाओ जनरोंग डू शाओसू का फोन नंबर मांगता है ताकि उससे बात कर सके। फिर डू शाओसू उसके हाथ में अपना नंबर लिखकर वहां से चली जाती है। इसी बीच लेई यूजेंग जल्दी से अस्पताल पहुंचता है और शाओ जनरोंग को ढूंढकर उसे उस जगह ले जाता है जहां शाओ जनरोंग बचपन में लगभग गिर गया था। 12 साल की उम्र में शाओ जनरोंग को लेई यूजेंग ने बचाया था। लेई यूजेंग उसे याद दिलाता है कि उस समय शाओ जनरोंग की मां कितनी चिंतित थीं और अगर शाओ जनरोंग को कुछ हो जाता तो वे क्या करते। लेई यूजेंग इस घटना को याद करते हुए बेहद गुस्से में है। जंग जिंगजिंग, जिसे लेई यूजेंग ने इनवाइट किया था, अगर उसकी वजह से शाओ जनरोंग को चोट लग जाती तो लेई यूजेंग शाओ जनरोंग के परिवार का सामना कैसे करता। वह शाओ जनरोंग को बताता है कि जंग जिंगजिंग का बिल्डिंग से कूदना सिर्फ एक दिखावा था, एक शो था। इसके बाद डू शाओसू ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और थोड़ी देर के लिए वहां से चली गई और वॉशरूम जाके खुद से बोलती है कि वो मैं इतनी नर्वस क्यों हूँ, उसने ऐसा थोड़ी ना बोला है कि वो मुझे पसंद करता है। डू शाओसू बाथरूम से बाहर निकलती है और अचानक देखती है कि बड़ी स्टार शू यू लेई यूजेंग के साथ चल रही है और दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं। डू शाओसू लेई यूजेंग को नहीं पहचानती और फिर चुपके से दोनों की एक इंटीमेट फोटो खींच लेती है। डू शाओसू को लगता है कि शू यू और लेई यूजेंग के बीच कुछ चल रहा है और वह बेसब्री से यह फोटो शाओ जनरोंग को दिखाना चाहती है। शाओ जनरोंग जैसे ही फोटो देखता है वह तुरंत लेई यूजेंग को पहचान लेता है और डू शाओसू को समझाने की कोशिश करता है कि उसका शू यू से कोई संबंध नहीं है, लेकिन डू शाओसू इस बात पर यकीन नहीं करती और इन दोनों के बीच के स्कैंडल को और गहराई से जानने का मन बना लेती है। शाओ जनरोंग उसे समझा नहीं पता है कि वो अब रिलेशनशिप में नहीं है। खाने के बाद शाओ जनरोंग डू शाओसू को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। ठंड से बचने के लिए शाओ जनरोंग उसके हाथों को उसकी जेब में डाल देता है ताकि वे गर्म रहें। डू शाओसू के दिल में एक अजीब सा सुकून और खुशी होती है। फिर डू शाओसू बोलती है कि तुमने मेरे परमिशन के बिना कैसे मेरा हाथ टच किया। फिर शाओ जनरोंग बोलता है कि तुम मेरी क्रश हो। ये सुन के डू शाओसू कुछ नहीं बोलती है और फिर शाओ जनरोंग बोलता है कि इस पिग टेडी को किस करो और दोनों मुस्कुराते हैं। लेई यूजेंग काम के बाद अपने वेलकम टू अनदर ब्लॉकबस्टर हिंदी रिव्यू चाइनीज कोरियन ड्रामा। आज के इस मेगा एपिसोड में आप देखेंगे हमारे मेन करेक्टर डो शाओसू को, जो कि एक जर्नलिस्ट होती है, जिद्दी, अपने काम में हुनरमंद और फ्यूचर के बारे में सोचने वाली। वो सोई हुई होती है और उसकी कॉल आती है बॉस की। जब कॉल आती है तो उसकी दोस्त उसको उठा के बोलती है कि बॉस की कॉल आई हुई है। उस दिन उसने एक बहुत ही बड़े इंटरव्यू लेना था जो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। जब वो सोई होती है उसका दोस्त आके उसको उठाती है और कहती है कि बॉस की कॉल आई हुई है। बॉस की कॉल आई हुई है ये सुनकर वो अचानक से एकदम से उठ जाती है। उठकर बॉस उसको कहता है कि अगर 9:40 से पहले तुम एयरपोर्ट इंटरव्यू लेने ना पहुंची तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तो फिर वो जल्दी जल्दी उठती है, तैयार होती है और इसी में हम अपने मेन करेक्टर मतलब हमारे इस ड्रामे सीरियल के हीरो योंग लैंग लैंग को देखेंगे, जो कि एक बिजनेसमैन, स्मार्ट और डिसिप्लिन होता है, जो अपने काम से काम रखता है। सुबह उठता ही अपना काम शुरू कर देता है। उसके अलावा उसका एक दोस्त होता है, वो भी किसी से काम नहीं है, वो भी किसी से काम नहीं होता। काम के मामले में वो भी जो है होता है, काम उसका जो है अच्छा और तगड़ा किस्म का होता है। वो भी बिजनेसमैन ही और डॉक्टर होता है। वो डॉक्टर होता है, उसका दोस्त डॉक्टर होता है। और योंग लैंगलिंग जो होता है वो होता है एक बिजनेसमैन होता है। और जो डो शासो ने जो इसकी जिसका इंटरव्यू लेना होता है वो योंग लैंगलिंग एक एयरपोर्ट पे आती है और वहाँ पे दूसरा जो हमारा मेन करेक्टर हीरो होता है वो भी वहाँ पे जाता है और वो लेट हो जाती है। इसकी वजह से वो जाने लगती है तो हीरोइन हमारी उसमें जो है ना वो भागती है। भागते हुए वो हमारे हीरो से टकरा जाती है। जब वो हीरो से टकरा जाती है तो गिर जाते हैं और उसका बैग जब उठाती है तो हमारे हीरो जो है योंग लैंग लैंग वो कहता है कि इसको जो है चोट तो नहीं लगी। वो पूछता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जब वो कहता है कि मुझे चोट नहीं लगी
तो ये आवाज़ सुनकर वो जो है ना उसको कुछ याद आ जाता है कि ऐसी आवाज़ मैंने पहले भी सुनी है। एक लड़की को मैंने रोड पे बारिश थी उस जगह पे जो है था वहाँ पर मैंने सुनी है। फिर वो लड़की बगैर कुछ बोले हमारी हीरोइन वहाँ से भाग जाती है। तो योंगलेंग ने उससे इंटरव्यू लेना होता है, वो जो है ना गाड़ी में बैठ जाती है। वहाँ पर उसका बॉस भी आ जाता है गाड़ी लेकर, लेकिन जो हमारी डो शाओसू है वो भागती है और जब अपने बॉस को देखती है तो वो कहती है कि आप इधर क्या कर रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे काम देख रहा हूँ कि तुम किस तरह काम कर रही हो। वो जो है ना गाड़ी को रोकती है, इंटरव्यू लेती है और बड़ी मुश्किल से उसको इंटरव्यू मिलता है। उसके बाद हमारा हीरो उसका जो है वो पीछा कर रहा होता है, वो देखता है कि ये वही लड़की है कि नहीं। उसके बाद जब वो उनका उधर तो उसको नहीं मिलती, मतलब वो चली जाती है, लेकिन आगे जो है ना एक जगह पर जो है ना फिर उनकी मुलाकात हो जाती है। और हमारा जो मेन करेक्टर है वो बहुत ही पॉजिटिव और स्मार्ट होता है, हार्ड वर्किंग, इसलिए वो इग्नोर कर देता है उस जगह। लेकिन आगे जाके जो है ना उसकी ज़िंदगी में तो प्यार की कमी थी ना, तो वो ट्राई करता है कि वो लड़की मुझे दोबारा मिल जाए, इसलिए वो जो है दोबारा जो है ना ट्राई करता है। जब वो ट्राई करता है तो उसको एक जगह मिलती है, तो वो कहता है कि क्या तुम वही हो जिसको मैंने बारिश में बचाया था, और मैंने जब तुम्हारी आवाज़ सुनी तो तुम वही हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं वही हूँ। इसके आगे जो है और वो आपको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू।